हेलो फ्रेंड्स। तो अभी कुछ देर पहले सीए फाइनल का रिज़ल्ट आया है। तो जो लोग पास हुए हैं, जो सीए बने हैं या जिनका कोई सिंगल ग्रुप क्लियर हुआ है, उनको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस, बहुत-बहुत बधाई मेरी तरफ से। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पास नहीं हुए हैं फॉर एनी रीज़न व्हाट्सोएवर, जिनका एक ग्रुप रह गया है या बहुत ग्रुप्स रह गए हैं। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उदास मत हो, आप निराश मत हो। ये तो बहुत एक नेचुरल फीलिंग है। आपने इतनी मेहनत करी है और जब हम मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ सैक्रिफ़ाइस करते हैं और हमें उसका डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिलता, तो हम उदास होंगे, हम निराश होंगे। दैट इज़ वेरी नेचुरल। आप अपना टाइम लो, 2-4 दिन, 5 दिन अभी कुछ मत सोचो। आप अपना टाइम लो, इसको डाइजेस्ट करो आराम से, ठीक है? टेक अ ब्रेक, घूमने निकल जाओ, मूवीज़ देखो, 2-3-4 दिन आराम से आप चिल करो। और देखो, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग, है ना? सीए में अगर आपको आपको पता होगा, हर बार 15 से 20% का ही पासिंग परसेंटेज रहता है। सो एवरी 6 मंथ्स हर अटेम्प्ट में 80% स्टूडेंट्स वो होते हैं जो ये चीज़ फेस करते हैं जो अभी आप लोग फेस कर रहे हो, है ना? तो जस्ट बिकॉज़ आपका रिज़ल्ट फ़ेवरेबल नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेहनत नहीं करी थी। अगर कोई बच्चा सीए में आ रहा है, दैट इज़ ऑब्वियस कि वो इंसान मेहनत कर रहा है, वो अपना 100% दे रहा है, वो अपने सैक्रिफ़ाइसेज़ कर रहा है। तो आप ये मत सोचना कि आपकी मेहनत बेकार चली गई है। जो आपने पढ़ा है वो बेकार नहीं गया है। सिर्फ़ इतना ही है कि आपका रिज़ल्ट फ़ेवरेबल नहीं आया है, ठीक है ना? आपने सिर्फ़ एक कोशिश करी थी, वो कामयाब नहीं हुई है। आप फ़ेल नहीं हुए हो, आपने सिर्फ़ एक अटेम्प्ट किया था, एक ट्राई दिया था, एक एग्ज़ाम दिया था, वो कोशिश फ़ेल हो गई है। दोबारा कोशिश करनी है, ठीक है ना? आपके हाथ में मेहनत करना था, आपके हाथ में पढ़ाई करना था, वो आपने बहुत अच्छे से की है। लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं कि चीज़ें हमारे हिसाब से हों, है ना? जैसे भगवान भी कहते हैं गीता में कि हमें हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में हमारा कर्म करना है, हमारा कर्तव्य निभाना है। अब उसका आगे परिणाम क्या होता है, उसका फल क्या होता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में जो था वो आपने किया, राइट? तो उसमें अब आपको गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। और इनफैक्ट आप मुझे देख लो, एटलीस्ट मैं आप लोगों को इस बात पे एप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया। अब मुझे देखो, सीए इंटर में ऑल इंडिया सेकंड रैंक होने के बावजूद सीए फाइनल के एग्ज़ाम के 5 दिन पहले जब मुझे लगा कि मेरी प्रिपरेशन नहीं है, तो मैंने अटेम्प्ट ही ड्रॉप कर दिया, मैंने एग्ज़ाम तक नहीं दिया। आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, आप लोग में रिज़ल्ट फेस कर रहे हो, आप में वो करेज है, सो यू शुड एप्रिशिएट योरसेल्फ, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी से कम हो या किसी से पीछे हो, रिज़ल्ट में ये सब चलता रहता है ना? अगर 20% रिज़ल्ट आ रहा है, तो 80% लोग नहीं होंगे उसमें पास उस अटेम्प्ट में, है ना? तो आप अपना टाइम लो, अभी कोई स्ट्रेस मत लो, यार कैसे होगा? अब मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, किसी का थर्ड अटेम्प्ट है, किसी का फिफ्थ अटेम्प्ट भी है और सबके अपने-अपने रीज़न्स हैं। क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, हर किसी के सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, सबके पास रिसोर्सेज़ अलग होते हैं, तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। आपने अपना बेस्ट दिया है, इस चीज़ के लिए यू शुड एप्रिशिएट योरसेल्फ। और अब बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं कि अब आगे करें क्या? मतलब अब जिनका रिज़ल्ट फ़ेवरेबल नहीं आया है, आगे कैसे करें? क्यों? क्योंकि हर बच्चा अपनी तरफ से 100% देता है और जब 100% देकर भी उसको रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो पहला सवाल जो मन में आता है, वो यही आता है कि व्हाट नेक्स्ट? अब और क्या करें? और क्या करना बाकी रह गया था जो कि अब हम करें जिससे रिज़ल्ट पास का आए? तो जैसे वो होता है ना कि अगर कोई पेशेंट है, किसी को कोई डिज़ीज़ है, कोई बीमारी है, तो पहले उसको डायग्नोज़ करना पड़ता है। डॉक्टर उसको डायग्नोज़ करता है कि बीमारी है क्या? तभी उसका मेडिकेशन, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो सेम कॉन्सेप्ट एप्लाइज़ हियर ऑल्सो। आपको सबसे पहले डायग्नोज़ करना पड़ेगा कि 100% देने के बावजूद, मैंने पूरी मेहनत की, उसके बावजूद मेरे मार्क्स कम क्यों आए? मैं पास क्यों नहीं हो पाया? तो व्हाट आई सजेस्ट इज़, आपका फर्स्ट स्टेप अब जो होना चाहिए, कि वो आप आरटीआई के थ्रू अपनी आंसर शीट्स मँगवाइए। उसी में आपको पता लगेगा कि भई कहाँ पर प्रॉब्लम है। अब जब एक बार आंसर शीट आ जाती है, तो उसके मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। पहला रीज़न हो सकता है आईसीए की वाहियात चेकिंग, व्हिच आई कैन नॉट डिनाई, क्योंकि मैं खुद विक्टिम रह चुका हूँ इंस्टीट्यूट की घटिया चेकिंग का। तो ये हो सकता है कि आईसीए की वाहियात चेकिंग हुई हो। उस केस में अनफॉर्चुनेटली वी कांट डू एनीथिंग, ठीक है ना? एक रीज़न क्या हो सकता है कि आपने क्वेश्चन ही सही से ना पढ़ा हो। ये भी मेरे साथ हुआ है कि क्वेश्चन क्या होता है ना, क्योंकि उस टाइम हमारे पास एग्ज़ाम लिखते वक़्त हम प्रेशर में होते हैं कि 3 घंटे में हमें एग्ज़ाम पूरा करना है। तो कई बार हम क्वेश्चन की कोई एक लाइन या कोई एक वर्ड या कोई एक कंडीशन कुछ तो स्किप कर देते हैं, जिसके कारण पूरा सॉल्यूशन चेंज हो जाता है और फिर हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपने क्वेश्चन सही से ना पढ़ा हो जल्दबाजी में। एक रीज़न हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, है ना? या हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम पूरा ही नहीं हो पाया ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स, दैट मीन्स आपके टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम थी। तो ऐसे बहुत से रीज़न हो सकते हैं, वो कब पता लगें, जब आपके सामने आपकी इवैल्यूएटेड आंसर शीट हो। तो सबसे पहले आप आंसर शीट के लिए अप्लाई कीजिए आरटीआई के थ्रू और फिर जब आंसर शीट्स आ जाती हैं, तो उसको इवैल्यूएट करो आप।
कि क्या कमी रह गई। अब बहुत बार क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन नंबर भी सही से लिखना भूल जाते हैं, जिसके चक्कर में वो कोई-कोई आंसर इवैल्यूएट होने से ही रह जाता है एग्ज़ामिनर से। तो ये भी हो सकता है। और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि ऑडिट में तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे बोल रहे हैं कि ऑडिट में तो बहुत ही घटिया चेकिंग हुई है, कि लगभग बहुत सारे बच्चों के जितने एक्सपेक्टेड थे उससे बहुत कम मार्क्स आए हैं। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ऑडिट का क्या, कैसे करना चाहिए, कैसे स्ट्रेटेजाइज़ करें ऑडिट को? तो वैसे मैंने ऑडिट की एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि ऑडिट क्या है, एक टू बी वेरी फ्रैंक ऑडिट एक रट्टे वाला सब्जेक्ट है। आपको आप कितना मर्ज़ी कॉन्सेप्चुअल समझ लो, उसकी कितनी मर्ज़ी क्लैरिटी ले लो, आपको एट द एंड रट्टा मारना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वो रेफ़र कर सकते हो कि ऑडिट में आपको कैसे पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद आपको कैसे रट्टा ज़रूरी है। अकेले रट्टे से भी पास नहीं होगे और अकेली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से भी पास नहीं होगे। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और फिर आपको उसका रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है जी? और जो फर्स्ट ग्रुप के लिए पूछ रहे हैं, तो एफआर, एएफएम और ऑडिट, इन तीनों की मैंने अपनी आंसर शीट्स की भी रिव्यू करके जो वीडियो अपलोड की हुई है मेरे चैनल पे, आप वो देख सकते हैं कि कैसे आपको पेपर, क्योंकि आप कई बार प्रेजेंटेशन के कारण भी हम मार्क्स लूज़ कर जाते हैं। जैसे किसी किसी केस में आपको कंक्लूजन लिखना होता है, आपने वो कंक्लूजन अलग से हाइलाइट नहीं किया, तो उसका भी मार्क अवॉर्डेड होता है। जैसे ऑडिट की मार्किंग स्कीम में आपने देखा हो, एक-एक कंक्लूजन लिखने का भी अलग से मार्क्स अलॉटेड था। तो अगर आपने कंक्लूड नहीं किया तो 1 नंबर आपने वहाँ खो दिया। तो ऐसे-ऐसे करके भी हम मार्क्स खो देते हैं अगर प्रेजेंटेशन हमारी सही नहीं है तो। सो निराश नहीं होना है। आपने मेहनत की थी, एप्रिशिएट योरसेल्फ। अब नहीं तो मई 25 में उसके लिए कमर कस लो। अब नहीं किया तो मई 25 में ज़रूर करेंगे, ठीक है ना? और वैसे भी हमने कोशिश करी, कामयाब नहीं हो पाए, तो हम दोबारा कोशिश करेंगे। अगर एक बार कोशिश सफल नहीं भी होती है, तो हम कोशिश करना नहीं छोड़ सकते, राइट? सो जैसा मैंने आपको कहा कि आप 3-4 दिन का ब्रेक लो और फिर वापस से अपने बुक्स, वही बुक्स जो आपने पढ़ी हैं। अभी सभी बच्चे, काफ़ी बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार सेम सिलेबस, सेम बुक्स, सेम चीज़ें मैं कैसे दोबारा पढ़ूँगा? उनको इस चीज़ का स्ट्रेस आ रहा है। बहुत लोग सीए छोड़ने तक की बात कर रहे हैं। तो अब ये सब मत सोचो, देखो जो गया सो गया, उसको अब आप चेंज नहीं कर सकते, आप जो मर्ज़ी कर लो, आप पास्ट में नहीं जा सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेट इट गो, ठीक है? मैं खुद इस जगह पे रहा हूँ जहाँ मेरे साथ के लोग सीए बन गए थे, मेरे साथ के लोग पास हो गए थे, उनकी जॉब स्टार्ट हो गई थी और मैं अभी भी वही सेम बुक्स दोबारा पढ़ रहा था। इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर अभी क्या बीत रही है, ठीक है ना? बट जब आप 2-4 दिन ब्रेक ले लो, माइंड फ्रेश कर लो, अपना एकदम रीस्टार्ट उसके बाद आपको करना है अपनी बुक्स लेकर के, जी हाँ, ये मेरी बुक्स हैं, ये मेरा सिलेबस है, मई 25 मेरा अटेम्प्ट है, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट है, बस। इस माइंडसेट के साथ आपको चलना है। क्योंकि अगर आप ये सोचते रहोगे बार-बार कि मेरा ये अटेम्प्ट लग गया, मेरे इसमें मार्क्स नहीं आए, मेरे इसमें ये मेरा एक अटेम्प्ट और लग गया या ऐसा हो गया, मेरे साथ वाले बन गए, ये है, वो है, तो इट इज़ जस्ट लाइक पानी में से मक्खन निकालने की कोशिश करना, ठीक है ना? जो कभी हो नहीं पाएगा। अब पानी है, पानी को आप कितनी मर्ज़ी देर उसको मथते रहो, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा मथते रहो, अब उसमें कभी मक्खन नहीं निकलेगा। तो पास्ट के बारे में जो अटेम्प्ट गया, जिसमें आप नहीं पास हो पाए, उसके बारे में सोचते रहना इज़ जस्ट लाइक पानी में से मक्खन निकालने की कोशिश करना। तो वो ना करके आप आगे फ़ोकस करो एंड अभी आप मई 25 के लिए कमर कस लो और आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि अब जो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगी। वो आपकी जहाँ मतलब आपने तैयारी तो की हुई है ना, आप सिर्फ़ आपके सिर्फ़ थोड़े से मार्क्स कम आए, तो अब जो आपको उसको बस रिफ़ाइन करना है। थोड़ा उसको रिवाइज़ करना है, उसको रिफ़ाइन करना है, अपनी थोड़ी प्रेज़ेंटेशन चीज़ें इम्प्रूव करनी है, आप में जो गलतियाँ निकलेंगी, आपको वो इम्प्रूव करनी है एंड यू आर ऑल सेट टू क्वालिफ़ाई इन मई 25। तो प्लीज़ डोंट गिव अप, यू विल थैंक मी लेटर, ठीक है? स्टे स्ट्रांग एंड wish to see you as a chartered accountant in May 2025. Thank you so much.